हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वन शॉट सेकेंड यूनिट का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इस पूरी वन शॉट के अंदर हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे हर टॉपिक को। बेशक वो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हो, एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स हो, टेक्निक्स हो, एल्टन में हो, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर टॉपिक को बिल्कुल डीप में स्टडी करा जाएगा। ये आपके लिए रिवीजन वीडियो हो सकती है जिन्होंने मेन वीडियोस देखी हैं, और जो अभी अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एग्जाम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट की बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत फ्रैंकली, जिन लोगों को यूनिट नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आई है उनको अब यूनिट 2 इंटरेस्टिंग लगेगी। थोड़ा और दिमाग खुलेगा कि किस तरीके से हमें चीजों को समझना है, क्या डायरेक्शन है। देखो, ये पूरा सब्जेक्ट हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय, ऑब्जेक्टिव, आपका गोल, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का, ये सब कुछ हमारा इर्द गिर्द घूमने वाला टॉपिक्स है इस पूरे कोर्स के अंदर। देखो, हमें इस डिग्री के बाद रियल वर्ल्ड में जाना है, ठीक है। तो अभी से ये जो कोर्सेज हैं ये आपको तैयार कराते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशंस आती है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो आपको कैसे बिहेव करना है, कौन कौन से आपको प्रिंसिपल्स याद रखने हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप इन चीजों को यूज करेंगे, सो दैट विल गिव यू एन इफेक्टिव रिजल्ट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, और आप कैसे अपने गोल को भी साइड बाय साइड अचीव करोगे, ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर आती हैं। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, इफ बाय चांस आपका इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है और आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखा देगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रोसेस चलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, और आप कैसे स्टाफिंग का प्रोसीजर अपनाते हो, कैसे आप अपने गोल को अचीव करते हो, ये सब कुछ इस सब्जेक्ट के अंदर है। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी तक हम लोग कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे कि मतलब जिन लोगों का साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो उनको तो वो चीजें, फिजिक्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह अब तक इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे होंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट आपको रियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराता है कि अभी इन चीजों के बाद, इन 3 साल के बाद आपको रियल वर्ल्ड में एंटर करना है, तो आप कैसे क्या चीजें करोगे, कैसे मैनेज करोगे, क्या आपका नजरिया होना चाहिए, क्या आपके एक्शंस होने चाहिए। सो ये कोई एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट की वे में मत लीजिए, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, आपके रियल वर्ल्ड से आपको कनेक्ट करता है। सो दैट मीन्स थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको अभी से बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी आपके लिए चीजें उस टाइम पर काफी आसान होंगी। तब आपको याद आएगा कि इस सिचुएशन के अंदर हमें ये चीजों को फॉलो करना चाहिए या ये हमारा तरीका होना चाहिए। एंड बिलीव मी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपको लगेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को। एंड बिलीव मी, कम्युनिकेशन इज द ओनली की। आप इसमें ये चीजें भी देखेंगे कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या किसी भी वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर। तभी आप अपनी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। और मैनेजर के लिए तो सबसे बड़ा जो की पॉइंट होता है वो एक कम्युनिकेशन होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं उस पर भी अच्छे तरीके से डिटेल में बात करूंगी आगे आने वाले यूनिट्स में भी, और शायद इसमें भी हम बात करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई वांट कि ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी बोर वाला ना हो, बोरियत ना आए। इंटरेस्ट लेके करो, आगे का जो आउटकम है वो दिमाग में रख के करो कि हमें ये बेनिफिट देगा। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर 2 हमारा इसी के रिवॉल्व है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। कि कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों ने दिए हैं मैनेजमेंट को लेकर, किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं और अच्छे तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्या वो स्टेप्स होंगे, क्या वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिना किसी कियोस्क के हम एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। तो ये बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने प्रिंसिपल्स दिए और अपनी टेक्निक्स दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वो चीजें थी
उनमें से सबसे ज्यादा द कंट्रीब्यूशन जिस इंसान का रहा है वो है हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर। उनके बारे में हम डीप में अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। जो 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स तो अच्छे तरीके से आते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को बहुत ही पहले सिखा दी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो स्टूडेंट साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल शुरुआत से हर चीजों को अच्छे तरीके से समझ के करेंगे, क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या उनका मतलब होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं आपके लिए बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है और अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। सो बिलीव मी, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत हमारे टॉपिक की हेनरी फ्योल से ही करेंगे। देखो, चेकलिस्ट में देखा जाए सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल पढ़ेंगे, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, then contribution of Elton Mayo, then business ethics and social responsibility. Because if you are in an organization तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपके एथिक्स क्या कहते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप कोई भी काम इलीगल नहीं कर सकते, हर चीज आपके जो वर्ल्ड है, आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके बेनिफिशियल के लिए होना चाहिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ये हम पढ़ेंगे। देन शिफ्ट टू एथिक्स, टूल्स ऑफ एथिक्स, ये सारी बात हम करने वाले हैं। एथिक्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या डिफरेंस है, तो ये हमारा सेकेंड यूनिट होने वाला है। तो चलिए, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए और ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स का एक ही जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एक फोकस एरिया है, वो ये है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं फॉर अचीविंग द पर्टिकुलर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसको इन्होंने प्रिंसिपल्स का नाम दिया। अगर मैं आपको ले मैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो इनके ये आइडियाज है, इनकी ये थ्योरी है कि अगर आप इनको अपनाओ तो यू विल बी गेटिंग अ गुड रिजल्ट। ठीक है, बिना किसी कियोस्क के आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से रन कर पाएगी। ये बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है। तो सबसे पहले देखो, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई बहुत बड़ा काम है और मैं आपको कहूं कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और अलग अलग इंसान को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, काम बांट दो, तो क्या वो काम और आसान हो जाएगा एक बड़े काम को एक साथ करना, एक अकेले आदमी को करना? ठीक है, या फिर चलो एक अकेला आदमी भी नहीं कर रहा, 5 लोग कर रहे, लेकिन पूरा एक बार दिख रहा है कितना भारी काम है, समझ नहीं आ रहा कौन क्या करे, कैसे करे। लेकिन हम उसी काम को डिवाइड कर दें और पता है कि इस काम को ये इंसान अच्छे तरीके से कर सकता है तो उसको दे दिया, सेकंड उसको दे दिया, तो इस तरीके से हमने काम को डिवाइड कर दिया और जो स्पेशलाइज्ड और स्किलफुल पीपल है उनको डिवाइड कर दिया, तो काम और अच्छे तरीके से हो सकता है। यही कहना हमारे हेनरी फ्योल के पहले प्रिंसिपल का है, डिवीजन ऑफ वर्क। पॉइंट्स पढ़ो, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जो भी आपका वर्क है उसको हम क्या करें, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दें, तो उससे आपका काम और आसान हो जाएगा, चीजें बहुत आसान लगेंगी। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। वाई सो, बिकॉज हम काम को डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन उस काम को उन्हीं लोगों को असाइन कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज्ड हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक बहुत बड़ा टास्क, एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है, सेल्स की इसमें को स्किल्स भी चाहिए। अब मेरे को पता है कि ये राम स्किल कौन सी इसके अंदर बेस्ट है, सेल अच्छी कर सकता है, तो मैं इसको सेल वाला डिपार्टमेंट दे दूंगी, काम उसको पार्ट दे दूंगी। देन मेरे को पता है इसका फाइनेंस अच्छा है, तो मैंने शाम को वो दे दिया। जो लास्ट पार्ट बचा वो मैंने खुद ने कर लिया, तो वो 3 पार्ट्स मेरे अच्छे तरीके से डिवाइड हो गए। अब उन लोगों की स्किल उसमें लगेगी तो काम और अच्छे तरीके से होगा। वाई सो, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर है। तो काम डिवाइड होने से स्पेशलाइजेशन आती है। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब हम काम को डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करेंगे तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी तो ऐसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको कहा फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट बन गया, मार्केटिंग का अलग बन गया, सेल्स का डिफरेंट बन गया, फाइनेंस का अलग। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनते हैं। डिपार्टमेंट्स बनना मतलब क्या, हमने अपने काम को डिवाइड कर दिया। डिपार्टमेंट तभी तो बनते हैं जब हम काम को डिवाइड करते हैं कि फाइनेंस का जो काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा, मार्केटिंग का जो काम है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा। सो इट लीड्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये चीज क्लियर होगी। डिवीजन ऑफ वर्क इज अ वेरी गुड प्रिंसिपल। आज की डेट में हर कंपनी इसको फॉलो करती है, हर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप सब जानते हैं। देन हम बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स टू इट्स सबऑर्डिनेट्स। आप जानते हैं अथॉरिटी का मतलब क्या है, एक पावर। ठीक है,
इफ यू आर हैविंग अ पावर दैट मीन्स आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी भी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स दे सकते हो, उनको काम दे सकते हो, उनसे काम निकलवा सकते हो, बिकॉज यू आर हैविंग एन अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी का मतलब होता है, ये आप जानते भी होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट एन असाइन जॉब, कि आप क्या हो, आप एक तरीके से आप रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, कि कोई भी काम आपको असाइन हो तो आपको उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, बिना किसी डिले के, अच्छे तरीके से, कम रिसोर्सेज यूज करके अच्छी क्वालिटी का काम देना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी में खिलाता है कि आप कर्तव्य, वो मतलब वो वाली बात है, हिंदी में वर्ड देखा जाए तो आपके पास एक ड्यूटी है, वो आपको फुलफिल करनी है, एक ऑब्लिगेशन है, एक लाइबिलिटी आपके सर पे रहेगी कि ये काम आपको करना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, अकाउंटेबल भी हो, मतलब जवाबदेही भी हो कि अगर ये काम नहीं होगा तो आपको पकड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। सो बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मेरी बात समझ आई? मान लीजिए कि आपको एक काम दिया गया कि आपने एक टूल बॉक्स लेना है और आपको ये चीज सही करके देनी है, लेकिन जो हमारे मतलब ऑफिस का रूम है जहाँ पे सारे टूल्स रखे गए, वहां पे आपको जाने की अथॉरिटी नहीं है, तो क्या आप अपना काम कर पाओगे? टूल्स तो आप जाके लेके आ नहीं पा रहे उस रूम से, तो क्या आप टूल्स के बिना उस जो भी आपकी मशीन है उसको ठीक कर दोगे? यू रिक्वायर टूल्स बट यू कांट गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर गेटिंग दोस टूल्स। सो क्या आप जा पाओगे? आप नहीं जा पाओगे, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास उस रूम का एक्सेस ही नहीं है। तो दैट्स वाई कहा गया है कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, कि जिस हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस हिसाब से आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभा सको, फुलफिल कर सको। अब मैंने बोला कि आपके पास अथॉरिटी, आपके पास एक्सेस है रूम का, तो आप इजीली जाओगे, रूम को अनलॉक करोगे, अपना टूल लोगे और अपना काम करोगे, वापस रख दोगे। तो अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक रिलेशन वाली बात है कि देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि किस इंसान की कितनी अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे कि कोई भी क्योस ना हो आगे आने वाले टाइम में, कोई भी दूसरे को ब्लेम ना करे कि आपने क्या कर दिया, या आपका काम नहीं था, या आपके बस उसमें नहीं था। तो हर चीज रिटर्न में प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दैट्स माय कंप्लीट पॉइंट एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ हेनरी फ्योल आल्सो। क्लियर? देन नाउ डिसिप्लिन, थर्ड पॉइंट, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। मतलब क्या? कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको आप फुलफिल करो, वो डिसिप्लिन में आता है। कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन की है, वो एक एम्प्लॉय को प्रॉपरली फुलफिल करनी है। यू नीड टू स्टिक ऑन टू ऑन दोस पर्टिकुलर पॉलिसीज। आप उन पॉलिसीज के अलग जाके कुछ काम नहीं कर सकते, आपको स्टिक रहना पड़ेगा उधर। ओके, देन डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। डिसिप्लिन के अंदर ये भी आता है कि हर लेवल के ऊपर गुड सुपीरियर्स हो, सुपीरियर ही अच्छे नहीं होंगे, आपके लीडर्स ही अच्छे नहीं होंगे, तो सबॉर्डिनेट तो कोई काम करेंगे नहीं ऑफ कोर्स। क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए हर चीज का, कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वी कैन चेक द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के हिसाब से ही सारे काम हो। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, कोई भी पेनल्टीज है तो उसका भी एकदम प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो। ठीक है जी, ये डिसिप्लिन के अंदर आता है। देन फोर्थ वन, यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन सुपीरियर फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के ऊपर एक ही प्रॉपर सुपीरियर होना चाहिए। ये नहीं कि वो 4-5 लोग उसके सुपीरियर्स हैं, तो उसको समझ नहीं आएगा कि वो इसकी बात माने, उसकी बात माने, इसकी बात माने, उसकी बात माने, तो बहुत ही ज्यादा क्योस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इट इज एडवाइज कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए। That's why it is written unity of command. Dual subordination should be avoided. अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप किसी एक को ही जवाब देने के रिस्पॉन्सिबल हो, एक को ही आंसरेबल हो। ये नहीं कि आपको सर ए ने बोल दिया कि आप ये काम कीजिए, सर बी ने बोल दिया कि आप ये काम कर दो, तो आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है, और फिर आपको ये भी नहीं पता कि आप किसको जाके जवाब दो, किसको जाके बात करो। तो हमेशा यही एडवाइस रहता है कि आप हर इंडिविजुअल के ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर हो। क्लियर हुई मेरी बात? डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड टू अवॉइड chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखो, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूनिट्स हैं, उन सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, सबका पर्टिकुलर गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना होना चाहिए और कुछ भी नहीं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका भी यही काम होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करें। फाइनेंस का भी यही, सेल्स का भी यही, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं उनका एक ही गोल होना चाहिए कि वो कैसे करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कर सके, उनके गोल को फुलफिल कर सके। दैट्स द ओनली पॉइंट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन, 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। In all the situation, the interest of a company will supersede the interest of any one individual. कोई भी कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, आपको हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रेदर देन किसी इंडिविजुअल को। अगर कोई चीज एक इंडिविजुअल के लिए ठीक नहीं है, आपको लगता है कि इससे इसको कोई नुकसान होगा, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को चूज करोगे रेदर देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स बेनिफिट। कभी भी एक इंडिविजुअल के बेनिफिट को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करा जाता। कोई भी सिचुएशन होगी, आपका मेन जो काम होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा मैटर करता हुआ होगा कि कोई भी बात हो, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का फायदा चाहिए पहले। अगर वो हैम्पर हो रहा है तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ओके, आई होप क्लियर हो रही हो मेरी बातें यहाँ पे कि कैसे क्या समझा रही हूँ। रिम्यूनरेशन, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई होप ज्यादा समझ आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप का जो ओनर है कंपनी का, उसका बेटा आया आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब वो चाहता है कि जो टाइमिंग्स है ना, पापा, क्योंकि पापा सीईओ हैं कंपनी के, तो अपने पापा को कह रहा है कि पापा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 1 to 10 कर दो। मैं नहीं 12 बजे तक पहले उठ नहीं सकता, तो 1 बजे का टाइम रखो, 1 से 11 बजे तक काम करेंगे। सो अब जो सीईओ है वो क्या सोचेगा, एक अपने इंडिविजुअल के बारे में सोचे या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, वो 9 से 12 की मीटिंग्स होती हैं, या फिर ज्यादातर आप कोई बाकी इंडिविजुअल्स है उनकी ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी रेट उस टाइम पे होता है जब वो सुबह आके काम करते 10 बजे के बाद। तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचे या फिर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचे कि उससे नहीं उठा जाता, उसको प्रायोरिटाइज करेगा या अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे बेनिफिट के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल काम आता है हेनरी फ्योल का कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जनरल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, जहाँ पे ज्यादातर लोगों की भलाई हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भलाई हो, जहाँ पर ज्यादातर लोगों का फायदा हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो, रेदर देन वन सिंगल इंडिविजुअल। मेरी बात समझ आई? तो आप क्या करोगे, प्रायोरिटाइज किसको करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को और जनरल इंटरेस्ट को, रेदर देन वन सिंगल इंडिविजुअल। क्लियर? अब बात समझ आ रही? एग्जाम्पल लेके समझा दिया। देखो, चीजों को समझते जाओ, लिखते जाओ, एग्जाम्पल को मगअप करो, एग्जाम्पल जब आ जाएंगे तो अपने आप थ्योरी बना सकते हो। इस एग्जाम्पल को याद कर लो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा जब आप एग्जाम में लिखोगे। 7th one, remuneration of employees. It should be just and equitable so as to give maximum satisfaction to both the employees in the organization। कि आपका जो पे है, वेजेस है, वो एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए जिससे कि एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपके एम्प्लॉय को भी मिले और ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना हो। ये भी नहीं कि आप ज्यादा पे कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज का इक्वल बेनिफिट होना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉय है वो भी सेटिस्फाइड फील करे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई आपकी ग्रोथ में हैम्पर ना आए। तो इस तरीके से हम रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज को समझते हैं, क्योंकि देखो, अगर आप अच्छा पे नहीं करोगे तो जो आपका एम्प्लॉय है वो कुछ दिन बाद आकर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा, वो किसी और को ज्वाइन कर लेगा। सो इसलिए आपका जो वेज है, आपका जो पे है, वो अच्छा होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स इट शुड नॉट हैम्पर योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ऑल्सो। क्लियर? 8th one, centralization and decentralization. The centralization of decision making authority is called centralization। कि जब हमारे पास एक ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो, सारी पावर डिसीजन लेने की एक के पास है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो शॉप्स होती हैं, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जो उन्होंने डिसाइड कर दिया अपने शॉप के लिए, वो दैट्स इट, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज द ओनली सिंगल अथॉरिटी।
जो कि सारे डिसीजन लेगी। तो वो आता है सेंट्रलाइजेशन, की एक इंसान के हाथ में सारी पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो अथॉरिटी है वो डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने पढ़ा है ना फर्स्ट यूनिट के अंदर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, उनके पास कौन कौन सी अथॉरिटीज है वो पढ़कर आ चुके हैं। तो अब इस बात को उधर से रिलेट करो और समझने की कोशिश करो कि जो अथॉरिटीज है वो हमने डिवाइड करी है। जब हम अथॉरिटीज को डिवाइड करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया जाता है। मेरी बात समझ आई यहाँ पर? जैसे कि मान लो टॉप लेवल के पास ये अथॉरिटी, वो इतना काम करेगा, देन उसके पास इस चीज की अथॉरिटी, मिडिल लेवल के पास, लोअर लेवल के पास ये अथॉरिटी है। तो हमने जब अथॉरिटीज को डिवाइड कर दिया, किसी सिंगल हैंड के पास अथॉरिटी नहीं है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जो कि हर कंपनी के अंदर होता है बेसिकली। टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क। अगर ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा तो काम में देरी आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान को सारे निर्णय लेने हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल या उसको टाइम लग रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है आपका जो काम है उसमें काफी डिले होगा। एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, क्या आपने सारा डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, सारी पावर्स ही डिवाइड कर दी, किसी के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, तो उससे क्या होगा कि जो कंट्रोल है ना एक टॉप मैनेजमेंट के पास कि भाई इसके पास ज्यादा अथॉरिटीज है, ज्यादा पावर है, वो हट जाएगी। तो फिर उससे भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं रहती। तो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी सही नहीं है और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन भी सही नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर। आई होप बात क्लियर होगी यहाँ पे। देन नाइन्थ वन, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है? द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। हम क्या करते हैं, अथॉरिटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जैसे सारे पता होता है कि इनकी ज्यादा अथॉरिटी है, कम है, तो हम हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के बीच में एक लाइन सी बनाकर चलते हैं जिनसे कि वो ऐसे कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले लेवल पे हूँ तो मेरे को पता है कि मैं इनसे बात करूंगी, ये मेरे हायर अथॉरिटी है। मैं डायरेक्ट सीईओ के पास नहीं जाऊंगी, मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास जाऊंगी, अपने एचओडी के पास जाऊंगी, ना कि मैं सीधा मैनेजर के पास चली गई या फिर मैं सीधा अपने कंपनी के सीईओ या फिर जो बाकी हेड के है उनके पास मेरा जाने का मतलब नहीं बनता। आई नीड टू फॉलो दिस फॉर्मल चेन, ठीक है, जो कि हाईएस्ट टू लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक में जा रही है, उसी को फॉलो करके हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएंगे जितने भी वर्कर्स है, वो उनको कोई मतलब नहीं बनता कि वो मिडिल लेवल के पास जाए। तो इस तरीके से सारी अथॉरिटीज की जो चेन है मेंटेन रहती है, जिससे कि कम्युनिकेशन एक डिसिप्लिन वे में होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी गैंग प्लैंक इज यूज। अगर मान लो कोई इमरजेंसी है तो आप अपने एचओडी को छोड़ के सीधा मैनेजर से बात कर रहे हो या फिर अपने और सीईओ से बात करो, तो उसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी है तो यू कैन डू दैट इफ एचओडी इज नॉट अवेलेबल या फिर कोई उससे ही प्रॉब्लम है आपको। तो इट इज अ शॉर्टर रूट विच हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिलेड। कुछ इमरजेंसी है, कम्युनिकेशन डिले नहीं होना चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली कंटैक्ट। ओके, उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं स्केलर चेन के अंदर। अदरवाइज यू नीड टू फॉलो दैट फॉर्मल चेन। आप अपने जो आपकी हायर अथॉरिटी है उन्हीं से बात करोगे, सीधा टॉप पे नहीं जाओगे, उस चेन को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट इन एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया। एंड मेक श्योर गाइज कि आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से लिखें जो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि देखो हम ये टॉपिक्स कर चुके हैं, मेरी सारी वीडियोस आ चुकी हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, हर यूनिट की, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक हम सारी यूनिट्स कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम वन शॉट लेकर आ रहे हैं कि एक ही पार्ट के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाए और आपके एग्जाम के टाइम पे आपको काफी हेल्प हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपको कोई और अच्छे तरीके से कोई चीज नहीं समझ आ रही, डीपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड है, आप मेन वीडियोस को जाकर भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ऑर्डर के बाद बात, ओके नेक्स्ट इज ऑर्डर। 10th वन, ऑर्डर। People and materials must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब जरूरत है तो वो चीज उसी की पर्टिकुलर चीज पर, जगह पर होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको वही वाला एग्जाम्पल दोबारा से, कि आपको एक मशीन रिपेयर करनी है और आपको टूल्स चाहिए। अब आप जाते हो उस रूम में जहां पर टूल्स का होना जरूरी है, लेकिन वहां पे वो टूल्स अवेलेबल नहीं है। तो अब आप टूल्स को ढूंढोगे, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो कि वो कहाँ रखे हैं, बिकॉज आपको अपना काम करना है, लेकिन आपको टूल्स ही नहीं मिल रहे। तो इससे कितना टाइम वेस्ट होगा। अब तक तो मशीन ठीक हो जाती, लेकिन अब तक आपको टूल्स ही नहीं मिले। तो ये जो खामा खा का टाइम लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि ऑर्डर वाला प्रिंसिपल निकाला कि जो चीज की जो जगह है वो वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं भी रख दी, कहीं भी क्या है। और इसी तरीके से जो इंसान जिसके जहां पोजीशन है वो वहीं बैठा मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को एचओडी से मिलना है, तो वो ही शुड बी इन हिज ऑफिस,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑफ कोर्स ये नहीं कि हम उसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो हर इंसान की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, एंड इट इज एडवाइजेबल कि वो वहां पर प्रेजेंट हो, जिससे कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर सके और टाइम वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पर? ये घर पे भी होता है कि मम्मा कहते हैं ना कि चीज को सही जगह पे रखो, फिर तुम्हें मिलती नहीं है। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे है जो हेनरी फ्योल ने कहा। Then 11th one is equity, no discrimination. Guys, believe me, there are thousands of employees in an organization और सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी कुछ बिलोंग करते हैं, क्योंकि एमएनसीज के अंदर जब हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के होते हैं, रिलीजन के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। अगर हम बात करें रेसिज्म की, तो कोई ज्यादा ब्राइट है, कोई थोड़ा जिस किसी का थोड़ा अलग कलर है, तो अलग अलग चीजें हैं, नेशनैलिटी अलग है, कलर अलग है, और बात करने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, हर कोई अलग अलग जगह से आ रहा है, तो अलग अलग लोग हैं। तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। हमें हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है, बेशक वो इंडिया का हो, बेशक वो अमेरिका का हो। अमेरिका वाले को हमें ज्यादा प्रिविलेज नहीं देनी, ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हो, ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, किसी को कम कर रहे हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू शुड ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली, ओके? और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हर किसी के साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का किसी को भी ज्यादा वो ना हो, डिस्क्रिमिनेट वाला फीलिंग ना आए। ओके, वी आर इन दिस लाइफ, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर किसी को इक्वल फील हो, हर किसी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट हो। ऑल एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल, ठीक है? किसी भी बिहाफ पे देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हुई बात? 12th वन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसेस। किसी भी एम्प्लॉय को एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही अपॉइंट करना चाहिए। ये नहीं कि आपको जरूरत थी तो आपने किसी को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर लिया, बाद में आप उससे परेशान हो, फिर आप उसको निकालते फिर रहे हो। देखो, बहुत ही एक्सपेंडिचर लगता है आपके सिलेक्शन के प्रोसेस में। अभी हम स्टाफिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर, तब आपको पता चलेगा कितना लंबा प्रोसीजर होता है स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग के इतने लंबे प्रोसीजर के अंदर आप किसी को पहले एम्प्लॉय कर मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, फिर बाद में निकाल रहे हो, तो आपको दोबारा से वो प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा। तो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो इसलिए कहते हैं कि आप एक बार में अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉय को ढूंढो, जिससे कि आपका एक तो इमेज भी खराब नहीं होगी मार्केट के अंदर कि भाई बार बार एम्प्लॉय आते हैं फिर चले जाते हैं, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। और आपको एक अच्छा एम्प्लॉय भी एक बार में मिलना चाहिए, जिससे कि आपके एफर्ट्स भी डबल ना लगे। तो दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर सो दैट दे कैन प्रूव देमसेल्फ। और हर एम्प्लॉय के पास एक पर्टिकुलर टेन्योर होना चाहिए कि आपके पास इतना टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, इससे पहले हम आपको नहीं निकालेंगे, अच्छा करके दिखाओ, परमानेंट। तो टेन्योर रखना चाहिए। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज आर हाई। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत पैसा लगता है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग देने में, तो ऐसे नहीं हम किसी को भी एम्प्लॉय कर सकते, तो ये ध्यान रखना चाहिए। थर्ड वन इज इनिशिएटिव, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, कि एक एम्प्लॉय को अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड भी फील होना हमेशा होना चाहिए, कि वो खुद एक इनिशिएटिव आइडिया लेके आए। ये नहीं कि अपने मैनेजर पे डिपेंड, अगर उसने कह दिया कि ये काम कर लो तो उसने कर दिया, अपने आप से उसके पास कोई आइडिया नहीं है, वो कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता, तो देर इज नो यूज। यू शुड feel like this is your own company, you need to work for the growth of the company, for the organization। आपके मन में ये भावना होगी तभी आप अच्छा कर पाओगे। ये कि भैया हाँ मेरे को 9 to 5 काम करना है, उसने मेरे को काम कह दिया तो मैं कर लूंगा, मेरे मन में कोई आ भी रहा तो मैं सोचूं क्यों करूं, क्यों अपना काम बढ़ाया, मेरी कौन सा कंपनी है, मेरे को तो पैसे मिलेंगे ही। तो ये एक थॉट प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। आपको जब आप अपने आप में ज्यादा एफर्ट्स डालोगे, इनिशिएटिव आइडिया लाओगे, तो आपकी ग्रोथ भी होगी। जो आपके सीनियर से वो देखेंगे कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको भी प्रमोशन मिलेगा। तो अगर आपका वैसे मन नहीं कर रहा तो आप ये लालच के साथ काम कर लो, इनिशिएटिव आइडिया लेके आओ कि जिससे आपको ही फायदा है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, आपकी स्किल और ज्यादा नरिश होंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पूरे इक्वल एफर्ट्स डालो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, और ट्राई करो कि आप बेस्ट सोल्यूशंस लेके आओ, बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज लेकर आओ, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ही कमा कर देगी। ठीक है, जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करेगी उतना अच्छा आपकी पे होंगी।
सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई होप आपको क्लियर हुई ये बात यहाँ पे. 14 इज एस्पिरिट de corps. इसका मतलब क्या है? यूनिटी स्ट्रेंथ. अ मैनेजर शुड ऑलवेज रिप्लेस आई विद वी. कभी भी नहीं कि मैंने ये काम करा. इफ यू आर अ मैनेजर यू शुड नेवर से दैट मैंने ये काम करा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये करा, या फिर मेरी वजह से ये हुआ. आपको हमेशा कहना कि हमने ये काम किया, हमारी टीम ने ये काम करा, हम ये कर सकते हैं, हमारा ये थॉट प्रोसीजर था, हमारा ये प्लान था, हमने ये एग्जीक्यूट किया. तो हर जगह हम, हमारा, हम, ये सब चलता रहा. we are replacing I with we have done this, we gonna do this, so we have planned this. तो इस तरीके से it should always be like we should be always there. ठीक है. सो कभी भी आए नहीं. इससे क्या होगा कि आपकी टीम स्पिरिट इंक्रीज होगी और आपके जो एम्प्लॉयज है उनको भी कैसा फील होगा? इंक्लूडेड फील होगा कि हमारे जो मैनेजर है वो हमें इंक्लूड करते हैं, हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हर जगह हमें साथ में रखते हैं, अपना नाम नहीं चाहता, हमारी भी पूरी तारीफ करवाता है. तो उससे क्या होगा कि आपकी टीम के अंदर एक टीम स्पिरिट होगी, लोगों का ज्यादा काम करने का मन करेगा और वो आपसे खुश भी ज्यादा होंगे. सो मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी, जिससे कि टीम स्पिरिट आए, यूनिटी आए, हार्मनी हो अमंग एम्प्लॉयज, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज. अदरवाइज कोई इतनी मेहनत नहीं करने वाला आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. अगर आप उनको प्रॉपर इंपॉर्टेंस दोगे तो वो आपको इंपॉर्टेंस देंगे. वेरी सिंपल. गिव एंड टेक वाला सिस्टम चलता है हर जगह. अगर आप बेस्ट करोगे तो आपको बेस्ट मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको भी नहीं मिलने वाला. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ हेनरी फ्योल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये 14 प्रिंसिपल्स देखो हमने यहाँ पे कवर करे. सारे आपको मैंने एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाए, वैसे भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी. तो आई होप ये 14 प्रिंसिपल्स तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हो. कोई डाउट है तो पूछ लो. कमेंट सेक्शन आपके लिए. इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल डाल सकते हो bcavithkhushisharma@gmail.com पर. सारी एक्सप्लेनेशन हमने हमारी पीडीएफ में दी है. किसी को भी कोई डाउट है नोट्स के लिए या फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रिपेयर करना है, तो जो पीडीएफ है वो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है. वहां पर आपको सारे ये नोट्स मिल जाएंगे. एंड 99 रुपीज के अंदर इतना सब कुछ मिलना बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है. सो आई विल सजेस्ट कि आपके लिए वो परफेक्ट रहेगी. तो चलिए, अब हमने बात कर ली हेनरी फ्योल की. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. अब बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर. इन्होंने भी अपने कंट्रीब्यूशन में अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए. इनके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के, वो हम देखेंगे. अब तक हमने बात करी हेनरी फ्योल की. हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे, हमें अच्छे लगे. देखो मेरे को तो सारे इंटरेस्टिंग लगे एंड आई होप आपको भी समझ आए हो, तो आपको इंटरेस्टिंग लगे हो. अब हम बात करें अगर एफ.डब्ल्यू. टेलर की, तो इनके क्या विचार हैं, इनकी क्या धारणा है, वो हम जानते हैं. ये क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होना चाहिए, इनके क्या विचार हैं, वो अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से. सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मतलब क्या? देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. इनका मानना है कि किसी भी काम के होने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है. बाकी तो सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड होता है कि अगर आप उसको अपनाओ तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है. तो हमेशा हमें उस चीज को ढूंढना चाहिए. हिट एंड ट्रायल की जगह हमें एक बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए. ये नहीं कि कभी ये ट्राई कर लिया, कभी ये ट्राई कर लिया, नहीं. We should always find a best method to perform the activity in the organization. This method can be developed through scientific study and analysis of each element of a job. आप कैसे उस मेथड को बनाओगे, कैसे उसको ढूंढोगे? ऐसे तो है नहीं कि एक मेथड लिखा हुआ है उसको अपना लो. आपको एक कॉन्टिन्यूस अपनी अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी. बार बार किसी चीज को ट्राई करोगे, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे. एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज हमें ज्यादा से ज्यादा आउटकम लाके दे रही है. तो ज्यादा से ज्यादा आउटकम के लिए आपको बार बार स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके आपको पता चलेगा दैट दिस इज द परफेक्ट मेथड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है. रिजल्ट इन बिग सेविंग्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट, टाइम एंड मटेरियल. इससे क्या होगा कि आपका पैसे बचेंगे, आप बार बार अलग अलग जगह अपने पैसे वेस्ट नहीं करोगे, आप एक ही जगह एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट करोगे, अपने एफर्ट्स दोगे अच्छी जगह. अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेथड आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर देगा. तो हिट एंड ट्रायल में पैसा वेस्ट करना, एफर्ट्स वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बनता. देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन. इनका मतलब क्या है कि हार्मनी लेके आओ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. लड़ाई झगड़े से किसी का कोई फायदा नहीं होता. कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट तक ही रह जाओगे, ना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी ना आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ होगी.
देयर शुड बी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक प्रॉपर हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज की बात समझनी चाहिए कि उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या फेस कर रहे हैं, और एक वर्कर को भी मैनेजर की प्रॉब्लम समझनी चाहिए कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर दोनों जगह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो चीजें काफी ईजी रहेंगी दोनों के लिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई आई एम हैविंग एन अथॉरिटी, तो मेरे को क्या लेना देना वर्कर से। अगर वर्कर नहीं होगी तो तुम्हारा काम कौन करेगा, वो हो ही नहीं पाएगा काम कभी। तो ये एक चीज है। और वर्कर अगर सोचे कि भाई हम तो काम करते हैं, हमें मैनेजर की क्या जरूरत है, तो तुम्हें कौन समझाएगा काम, तुम्हें कौन पैसे देगा, तुम्हारी चीजें कौन समझेगा, तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो आगे कौन लेके जाएगा, मैनेजर तो लेके जाएगा। तो मैनेजर किसके लिए जरूरी, वर्कर्स के लिए, और वर्कर किसके लिए जरूरी, मैनेजर के लिए। तो दोनों को एक दूसरे की जो इंपॉर्टेंस है वो समझनी चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई आई एम एन इंडिविजुअल, आई कैन डू एवरीथिंग, आई डोंट नीड एनीवन। तो ये आपका एक थॉट प्रोसीजर, आपका परसेप्शन नहीं रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक दैट कॉपरेशन इज द ओनली की फॉर एनीथिंग। आप अगर कॉपरेट करोगे, आपके अंदर कॉपरेशन वाली फीलिंग होगी कि हमें हर एक के साथ मिल बांट के काम करना है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाओगे, तभी चीजें पॉसिबल है। अदरवाइज आपका गोल को अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। ऑफकोर्स जो हमने ऊपर भी बात करी कि मैनेजर और वर्कर को समझनी चाहिए बात। कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, की आई को वी से रिप्लेस करना है, वेरी सिंपल, जो हमने वहां पे भी पढ़ा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है, ईच एम्प्लॉय शुड साइंटिफिकली सिलेक्टेड, कि हर किसी को साइंटिफिकली हम सिलेक्ट करें। जैसे हमने वहां पे एक पॉइंट पढ़ा था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, यू रिमेंबर, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, आपको अगर याद ना आए तो देखो स्क्रीन पर। वेयर इज रेम्यूनरेशन, सॉरी नॉट रेम्यूनरेशन, वो तो सैलरी के लिए था। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल के अंदर क्या पढ़ा था कि हम ऐसे आदमी को अपॉइंट करें जो कि हमारी पूरी सारी सिलेक्शन को अच्छे तरीके से, प्रोसेस को निभाकर अच्छे तरीके से सिलेक्ट करे, बार बार निकालने और भर्ती करने का हमारा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। और हमारा जो मैं बता रही हूँ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, उसके अंदर क्या था कि आपको एक अच्छा एडिकेट अमाउंट ऑफ वो देना चाहिए सैलरी। कहा गया वो पॉइंट, हाँ, कि जिससे कि दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। यही पॉइंट इसके प्रिंसिपल भी कवर करते हैं। ये रहा कि each employee should say scientifically selected, efficient employees will produce more and more। कि जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, जो कि ज्यादा आपको काम करके दे रहे हैं, उनको और अच्छा अर्न करवाना है। मैंने कहा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो, उसने अपने प्रिंसिपल्स को अलग नाम दिए, इन्होंने अपने प्रिंसिपल को अलग नाम दिए, तो दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग हैं। उन्होंने जो दिए, उन्होंने मतलब कौन, हेनरी फ्योल ने जो दिए, उनके भी यही मतलब थे। टेलर के जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इनके का भी मतलब यही है सारे प्रिंसिपल्स का, लेकिन कहने का तरीका अलग है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है। उनके 14 प्रिंसिपल्स है, इनके 4 प्रिंसिपल्स है। इन्होंने कुछ कुछ चीज पे ज्यादा फोकस करा है, क्योंकि जो 4 हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो सिलेक्शन वगैरह के प्रोसेस में, साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, और उनको जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छा इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉयज है, उनको ज्यादा पैसे अर्न करने की आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दिस विल इंश्योर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी। इससे क्या होगा कि आप उनको ज्यादा अच्छा पे करोगे तो उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि वो और अच्छा परफॉर्म करे अपकमिंग ईयर्स के अंदर, आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिससे क्या हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत फायदा होगा और आपको भी बहुत फायदा होगा। क्लियर हुई मेरी बात, यहाँ तक सब समझ आ गया है। देन कम टू द नेक्स्ट, एफ.डब्ल्यू. टेलर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स थे। देखो जो हमने ये 4 पढ़े, ये उनके क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। अब इनके पास साइंटिफिक टेक्निक्स भी हैं, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक्स भी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो भी पढ़ लो। फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर 2 चीजें आती है, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट और अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये कहते हैं कि ऐसे 2 डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए, एक प्लानिंग के अंदर, एक प्रोडक्शन के अंदर। उनके अंदर 4 टाइप के क्लर्क्स होने चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 टाइप के क्लर्क्स होने चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होगा कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह काम को संभालेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होगा, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की टाइम एंड कॉस्ट शीट होती है वो ये प्रिपेयर करेगा।
रूट क्लर्क का काम क्या होगा कि जो भी प्रोडक्शन में रूट होता है, क्या प्रोसीजर होगा, उसका ध्यान रूट क्लर्क रखेगा। डिसिप्लिन का काम क्या होता है कि वो डिसिप्लिन का इंश्योर करेगा कि हर काम डिसिप्लिन में हो रहा है, कोई क्योस वगैरह नहीं है, ये उसका काम होता है। तो इस तरीके से काम डिवाइड होने चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ये 4 क्लर्स उन्होंने बनाने बताए, 4 इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनेरियन। इनके नाम के हिसाब से इनके काम है, तो ऐसे कुछ याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 लोग आएंगे, ये प्लानिंग के अंदर थे, आई होप क्लियर होगा। ये प्रोडक्शन के हैं, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, कैंग बॉस और इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का काम क्या है? टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि आप टाइमली काम करके दो, ठीक है, इफेक्टिव एफिशिएंसी वाला पॉइंट, और सही काम करके दो, ये स्पीड बॉस रखता है। रिपेयर बॉस का काम क्या है? टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन, कि जितनी भी मशीन्स हैं वो प्रॉपर काम करने के लायक हो, कोई दिक्कत ना हो उनके अंदर, सब अच्छे से काम कर रही हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखना। रिपेयर बॉस, रिपेयर से नाम समझ आ रहा होगा। थर्ड इज गैंग बॉस, टू कीप मशीन एंड टूल रेडी फॉर द ऑपरेशन। गैंग बॉस का काम क्या है कि आपको पता है कि अगले दिन हमने ये काम करना है, ये प्रोडक्शन का काम होना है, तो जितनी भी मशीन है, टूल्स है, उनको वहां पर रखना, तैयार रखना कि भाई हाँ ये यूज में आएंगी, तो उनको वहां पर रेडी रखना, वो गैंग बॉस का काम है। इंस्पेक्टर का क्या है कि जब आपका प्रोडक्शन हो जाए तो क्वालिटी चेक करना आपके काम की, कि हर चीज अप टू द मार्क है या फिर नहीं, वो इंस्पेक्टर का काम है। तो 4 लोग हैं यहाँ पे, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस और आपका लास्ट इंस्पेक्टर। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, वेरी इजी पॉइंट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि हर एक जो आपको प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्शन करी है, हर एक यूनिट एक जैसा हो, ये नहीं कि अलग अलग हो। एक में आपने 200 ml कोल्ड ड्रिंक डाल दी और उसी बोतल के अंदर दूसरी में आपने 100 ml डाली आधी, तो ये तो गलत है ना। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? हर एक प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, हर एक यूनिट सेम होनी चाहिए, डिट्टो सेम, कि आप बता ना पाओ कि ये पहली है दूसरी है, बिल्कुल सेम एज इट इज। अगर आप 40 रुपीज की माजा लेने जाते तो जितनी भी यूनिट्स वहां पे होंगी शॉप पर, सारी एक जैसे दिखेंगी, वो स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो इन्वॉल्व फिक्सिंग सर्टेन वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, की क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। ऑफ द गुड्स बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स, और वो कैसे होगा? जब आप स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स यूज करोगे, एक जैसे इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह यूज करके प्रोडक्शन मेथड से जब चीजें बनाओगे तो सब कुछ सेम ही होगा। सिंप्लीफिकेशन टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। सिंप्लीफिकेशन कि जितने भी अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट साइज वगैरह आप कर रहे हो, उनको हटा के यू शुड फॉलो सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपके लिए ही चीजें हो, आपका ही स्टैंडर्ड सेट हो मार्केट के अंदर, कि इनकी तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, सब चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। देन वर्क स्टडी की बात करें तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिलेटिंग टू वर्क सो एज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। वर्क स्टडी क्या कहता है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है हर फैक्टर का, जो कि आपके काम से रिलेटेड होती हैं, कि क्या, किस चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ कम टाइम लग रहा है, कैसे सब कुछ क्या हो रहा है, जिससे कि हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। अभी ये पॉइंट समझोगे तो तुम इसका मतलब समझ आएगा कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे। पहला पॉइंट है मेथड स्टडी, टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। आप, मैंने पहला वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था एफडब्ल्यू टेलर का ही, कि साइंटिफिक मेथड नॉट रूल ऑफ थंब, कि आपके पास एक ऐसे परफेक्ट मेथड होना चाहिए। तो इसमें भी यहाँ पे भी लिखा है कि वर्क स्टडी के अंदर आप एक ऐसा परफेक्ट मेथड निकाल लो जिससे कि आप जॉब को, हर जॉब को परफॉर्म कर सको टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे सुटेबल नहीं हो माना जाता है, उसमें टाइम और एफर्ट ज्यादा लगते हैं और वेस्ट भी जाते हैं। मोशन स्टडी का क्या है कि टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट, कि फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो हेडक्वार्टर है, वहां पर एक रूम के अंदर प्रोडक्शन मतलब हो रही है एक फैक्ट्री के अंदर, और आपके जो मशीन्स वगैरह हैं वो बहुत दूर जाकर हैं, तो अब आपको खूब टाइम लगता है, पहले वो मशीन्स लेकर आते हो रोज, फिर प्रोडक्शन का काम करते हो, फिर छुट्टी के टाइम फिर वहां पे रख कर आते हो 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ज्यादा बोल दिया, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मान लो, तो 2 किलोमीटर जाना पड़ता है रखने के लिए और 2 किलोमीटर आना पड़ता है उसको वापस लाने के लिए। तो ये खामा खा की मूवमेंट है, अगर हम उसी जगह पे अपना सामान रख ले तो कितना टाइम बच जाएगा, न लाने का झंझट ना रखने का झंझट, एक ही जगह आप अपना अगले दिन प्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हो। तो ये क्या है कि मोशन स्टडी की खामा खा के जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको हम डिटेक्ट करें और उसको एलिमिनेट करें, उसका फिर होना शुड नॉट बी डन। सो मैं चाहूंगी कि मेरे बाकी एम्प्लॉयज भी उतने ही टाइम के अंदर उस काम को कर लें, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है अच्छा खासा टाइम लेने के बाद भी आधे घंटे में, तो बाकी सबको भी उतने टाइम में वो काम करना चाहिए। तो वो टाइम स्टडी के अंदर आता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा और लोगों की जो एफिशिएंसी है वो
भी इंप्रूव होगी और वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखो एक बचा है फटीग स्टडी का मतलब क्या, टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। देखो हर किसी को ब्रेक चाहिए होता है, तो इसके अंदर हम वो स्टडी करते हैं कि कितने टाइम के बाद कितने गैप्स देने चाहिए, कितना ब्रेक मिलना चाहिए टू रिचार्ज द एम्प्लॉइज, क्योंकि वो लगातार तो देखो काम कोई भी नहीं कर पाता। सो ये पॉइंट यहाँ पे है, वो फटीग स्टडी चेक करते हैं कि कितने उनको ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से अपने काम को उसी एफिशिएंसी के साथ कर सके। लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। इट इज अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट के बीच में डिफरेंशिएट करवाने में आपको हेल्प करती है। मतलब क्या, इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स एंड मोटिवेट्स द लेस एफिशिएंट वंस टू इंप्रूव एफिशिएंसी। आपको कोई काम दिया और आपको बोला कि आपको एक दिन के अंदर 10 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, किसी एम्प्लॉय ने 10 की जगह 20 यूनिट्स बना दिए, तो हम क्या कहेंगे, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है। तो एफिशिएंट एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, एक यूनिट के 6 रुपए देंगे, ठीक है। अगर आपने 10 से ज्यादा बनाए तो हम आपको एक यूनिट के 6 रुपए चार्ज करके आपको आपकी अमाउंट देंगे। बाकी एम्प्लॉय जिन्होंने सिर्फ 10 यूनिट बनाई, उनको एक यूनिट का 5 रुपए मिलेगा। क्लियर हुई बात। अब जब वो देखेगा कि जिसने 10 यूनिट फालतू बनाई उसको हर यूनिट के 6 रुपए मिले, तो मैं भी अगली बार से कितने बनाऊं, 10 से ज्यादा बनाऊं, 10 से ज्यादा बनाऊंगा। 10 से ज्यादा बनाते ही आपके 6 रुपए हो जाएंगे एक यूनिट के। 10 बनाओगे, 10 से कम बनाओगे तो एक यूनिट के 5 रुपए। 10 से ज्यादा बनाओगे तो आपके तुरंत हर यूनिट के 6 रुपए हो जाएंगे। तो हर एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि भाई हम 10 से ज्यादा की प्रोडक्शन करें। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उनको मोटिवेशन मिलेगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एफिशिएंट वर्कर्स हैं और कितने लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट कौन होंगे, जो 10 बनाकर छोड़ देंगे या 10 से कम बनाएंगे, और एफिशिएंट कौन होंगे, जो 10 से ज्यादा बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक उनको समझने का तरीका देख लो कि हमें पता चल जाएगा, डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम कि कौन ज्यादा काम करता है और कौन कितना नहीं, और उनको भी मोटिवेशन मिलेगी टू डू द वर्क, टू डू मोर वर्क इनफैक्ट, ठीक है। देखा जाए तो ज्यादा काम करने की उनको वो मिलेगी मोटिवेशन। डिफरेंशियल इसलिए बोला डिफरेंशियल पेस वेट सिस्टम, कि हम उनको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करके देंगे। मैंने 5 और 6 का एग्जांपल दिया, उसका मतलब है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पीसेस के ऊपर, तो यूनिट्स के ऊपर। तो वो ये सिस्टम, इस टेक्निक के अंदर यही चीज होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स जो हमने यहाँ पर पढ़ी ये भी क्लियर होंगी। दोनों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, टेक्निक्स और प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर के डिफरेंट डिफरेंट है, हेनरी फ्योल के सिर्फ प्रिंसिपल्स थे। एल्टन मेयो की इनके जो इन्वेंशन है ना, और इनके जो एक्सपेरिमेंट के बाद प्रिंसिपल बने हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने हर चीज को पहले एक्सपेरिमेंट करा, उसको पूरा अच्छे तरीके से रिसर्च करा, फिर ये अपने कंक्लूजन पर आए। तो अगर हम एक ओवरऑल व्यू लेके चले एल्टन मियो का, तो इनमें क्या कहते हैं, ये अर्लियर मैनेजर्स बिलीव्ड इफ वी इंक्रीज सैलरी, लाइटिंग, रेस्ट टाइम, तो प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये रहा है, स्पेशली मैनेजर्स का, कि अगर हम हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाएंगे, लाइटनिंग मतलब कि जहां वो काम करते हैं वहां पे उनको और अच्छी लाइटनिंग फैसिलिटीज वगैरह जब हम देंगे, और साइड बाय साइड हम उनको रेस्ट टाइम की जो ब्रेक के इंटरवल्स हैं वो ज्यादा देंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उनका ये मानना था, जो मैनेजर्स हैं उनका मानना ये था। ये 3 चीजें क्या क्या बताई, सैलरी, लाइटनिंग और रेस्ट इंटरवल्स। लेकिन जो एल्टन मेयो थे उन्होंने बोला कि सिर्फ पैसे ही नहीं, सिर्फ कंडीशंस ही नहीं, ये ही चीजें ऐसी नहीं है जो कि एक एम्प्लॉय को मैटर करती हैं। यू नो, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो कि एक एम्प्लॉय कंसीडर करता है, मानता है, विश्वास रखता है, वो है ह्यूमन वैल्यूज, कि आप एक एम्प्लॉय को कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीट करते हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप इन सारी मतलब चीजों को मान रहे हो कि इन्हीं की बलबूते पे एक एम्प्लॉय रिएक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी लेकर आता है, तो सिर्फ वो बातें नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, और वो बहुत मेजर हैं रेदर देन दीज फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन से हैं, ह्यूमन फीलिंग्स, ठीक है, आपको किस तरीके से इन्वॉल्व करा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको अटेंशन कितने मिल रही है, आपके कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। उनका ये पर्सपेक्टिव था, एल्टन मेयो का ये पर्सपेक्टिव था कि ये सारी चीजें, एक ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये ज्यादा मैटर करते हैं रेदर देन सैलरी, रेदर देन योर वर्किंग कंडीशंस। ये सारी चीजें उन्होंने बताई।
अब वो इन चीजों को कैसे प्रूव करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन सब चीजों को, अपनी बातों को रखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे वो अब हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नाम से पता चल रहा है कि लाइटनिंग की बात करने वाले, लाइट की बात करने वाले, इल्यूमिनेशन, ओके, इंग्लिश वर्ड है। सो इन्होंने क्या करा, कैसे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा, एक फैक्ट्री में गए, फोकस वाज ऑन लाइटनिंग कंडीशन, सिर्फ लाइटिंग कंडीशंस के ऊपर सारा फोकस था। वर्कर्स वर ऑब्जर्व, देखो उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ठीक है, कुछ वर्कर्स को ज्यादा लाइटनिंग की फैसिलिटी दी और किसी को कम, ठीक है, एक बंच को कम और एक को ज्यादा। फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा, प्रोडक्शन लेवल्स वर मेजर्ड। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जब उनको डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने मतलब रूम्स में डाला, एक में ज्यादा लाइट दी, एक में कम लाइटनिंग की फैसिलिटीज दी, तो उसके बाद क्या ऑब्जर्व करा, केस वन देखो, जहां पर लाइट ज्यादा प्रोवाइड करी वहां पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज थी, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी लोगों ने करके दी, अच्छा एक अमाउंट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी थी। दूसरे रूम में गए जहां पे डिक्रीज थी लाइट की फैसिलिटी, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान देखे तो वो कहेगा कि अगर लाइट कम है तो इतनी प्रोडक्टिविटी तो नहीं होगी, लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा, ये होगा, उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो गया होगा। लेकिन नहीं, वहां पे भी देखा कि प्रोडक्टिविटी स्टिल इंक्रीज, उतनी ही प्रोडक्टिविटी है जितनी की ज्यादा लाइट वालों के पास है। तो बिल्कुल सेम प्रोडक्टिविटी लेवल को मेजर करा गया। इवन when लाइट became वेरी लो, वर्कर्स कंटिन्यूड वर्किंग वेल। जब लाइट बहुत ही कम कर दी तब भी वर्कर्स काम कर रहे थे, ये ऑब्जर्व करा गया। तो हम लोगों ने इससे क्या देखा कि लाइट कम है ज्यादा है डजेंट मैटर, वर्कर्स तब भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, वर्कर्स न्यू दे वर बीइंग ऑब्जर्व, क्योंकि उनके दिमाग में ख्याल था कि उनको ऑब्जर्व करा जा रहा है, वो निगरानी में है। एंड यू नो, जब हमें पता होता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, किसी की आईज हमारे ऊपर है, तो हम ऑब्वियसली काम अच्छा करते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में नहीं हुआ, अगर हम अपनी रियली मतलब रियलिटी में देखें, अपने रियल वर्ल्ड में देखें, तो अगर आपको पता है कि आपके पापा बाहर घूम रहे हो और आप अंदर पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आप कोई भी टैब स्विच नहीं करोगे अपने लैपटॉप के अंदर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो देख रहे हैं, आप बस पढ़ते जाओगे, जो आपने वीडियो चला रखी है यूट्यूब पे पढ़ने वाली वही आप देखोगे, आप कोई टैब स्विच नहीं करोगे, बिकॉज यू नो आपके फादर आपको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही रहेगी। ठीक है, सेकेंड वन, दे फेल्ट इंपॉर्टेंट, उनको लगा कि या वी आर इंपॉर्टेंट, दैट्स वे दे आर ऑब्जर्विंग, है ना, कि हमारे उस पर ही ये सारी चीजें डिसाइड होंगी कि क्या प्रोडक्टिविटी लेवल एंड ऑल। तो उनको एक अटेंशन वाली फीलिंग है, दैट्स वे दे वर वर्किंग वेरी हार्ड। Third, they got attention from the management, as I told you. So this psychological feeling mattered more than lighting. तो लाइटिंग से ज्यादा जो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे ना, कि उनको लग रहा है कि उनको अटेंशन मिल रही है, सेकेंड फैक्टर वाज कि उनको ये लग रहा है कि दे आर इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो तीन फैक्टर्स है ना, ये ज्यादा मैटर कर रहे थे रेदर देन लाइटिंग। वो तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, क्यों, क्योंकि हमें कोई देख रहा है और हमें लग रहा है कि यार वी आर इंपॉर्टेंट, समवन इज ऑब्जर्विंग अस, एंड हमसे ही डिपेंड करते हैं कि क्या रिजल्ट्स इन सब कुछ आएगा। सो ये सारी चीजें रही कि लाइटिंग डजंट मैटर। सेकेंड वन, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, अ फैक्ट्री हैड मेनी वुमेन वर्कर्स, एक फैक्ट्री में बहुत सारे वुमेन वर्कर्स थे जो कि ये रिले पार्ट्स के असेंबलिंग का काम कर रहे थे। सो एल्टन म्यो ने क्या करा, 6 वुमेन को सिलेक्ट करा, सिर्फ 6। ही प्लेस देम इन अ सेपरेट रूम कॉल्ड द रिले असेंबली टेस्ट रूम। तो रिले असेंबली टेस्ट रूम करके एक जगह नाम दिया रूम के अंदर, और उनको वहां पे प्लेस कर दिया कि भाई तुम इधर आ जाओ सारे, और उनके काम को फिर बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करा। अब क्या था क्या नहीं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट चेंजेस वर मेड, क्या चेंजेस लेकर आए हम उस रूम के अंदर, वन बाय वन देखो, ये सारे चेंजेस हम लोग लेकर आए। पहला चेंज, शॉर्ट रेस्ट ब्रेक्स एडेड, कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स उनको दिए गए कि भाई आप थोड़ा काम करो फिर आपको ये ब्रेक मिलेगा, फिर आप थोड़ा काम करो फिर आपको ये ब्रेक मिलेगा। सेकंड, वर्किंग आवर्स रिड्यूस्ड, कि आप जहां 6 बजे तक काम करते थे कंपनी में, अब आप 4 बजे अपने घर जा सकते हो, तो ये वर्किंग आवर रिड्यूस कर दिए। थर्ड, फ्रेंडली सुपरविजन इंट्रोड्यूस्ड, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस करेंगे, सुपरविजन बहुत अच्छा होगा, बहुत ही आपको फैमिली वाला फील होगा, रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। तो ये सारी चीजें। वर्कर्स अलाउड टू टॉक फ्रीली, और वर्कर्स को ये नहीं बोला कि भाई तुम चुपचाप बैठ के काम करो, कोई किसी से बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। यू कैन फ्रीली टॉक, आपका मन है कि आप काम करते करते बात करो, यू कैन, कोई दिक्कत नहीं है। और स्मॉल इंसेंटिव्स गिवन, कि अगर आप काम करें तो आपको थोड़े थोड़े गिफ्ट्स देंगे या फिर कुछ और इंसेंटिव्स दे विल प्रोवाइड। सो ये सारी चीजें उन लेडीज के साथ करी गई, ये कुछ अच्छी अच्छी चीजें, सारी अच्छी, आई डोंट थिंक सो कुछ भी बुरा हो सकता है कि एम्प्लॉय के लिए, सब कुछ बेस्ट है, ये सारी चीजें उनके साथ करी गई।
तो सम टाइम कंडीशन वर इम्प्रूव्ड, कभी कभी इन चीजों को इम्प्रूव करा गया और सम कंडीशन वर मेड नॉर्मल अगेन, और बाद में इन सब चीजों को हटा दिया गया। मेरी बात समझो, 5 दिन से मान लो एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 5 दिन उन्होंने ये सारी चीजें प्रोवाइड करी और बाकी अगले छठे दिन उन्होंने क्या करा कि सारी चीजें वापस ले ली कि अब कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, अब आप बात नहीं कर सकते, सिर्फ काम करना है, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, टाइमली घर जाना है, 6 बजे एक छुट्टी होगी। तो अब क्या ऑब्जर्व करा कि पहले उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा थी या बाद में जब नॉर्मल कंडीशन कर दी तब ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, या जब हमने ये सारे फीचर्स, ये सारे अच्छी स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करे तब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या ऑब्जर्व करा गया, प्रोडक्टिविटी केप्ट इंक्रीजिंग एवरी टाइम, कि जब भी हमने ऑब्जर्व करा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही हो रही थी, कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई। रेस्ट ब्रेक वर रिमूव, जब हमने रेस्ट ब्रेक्स हटा दिए तब भी प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा था, वर्किंग आवर्स को हमने दोबारा इंक्रीज कर दिया तब भी हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम अगर एक नॉर्मल लेमैन देखे तो कहेगा यार ये तो नहीं होना चाहिए, पहले तुम्हें जब इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी वो हटा दी तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लेवल तो कम होना चाहिए। हम तो ये चीज सोचेंगे ना, लेकिन इन लोगों का क्या है, उल्टा सीन रहा। क्यों? वर्कर्स फेल्ट इंपॉर्टेंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, उनको लगा कि यार हमें कितनी अटेंशन मिल रही है, हमें सारे फीचर्स, हमें सारी ये स्पेशलाइज चीजें प्रोवाइड करी गई, हमारे बारे में सोचा गया, हमें ब्रेक्स दिए गए, सारी चीजें उनके दिमाग में आई। सेकंड, देयर इज अ स्पेशल अटेंशन, वो स्पेशल अटेंशन मिली। थर्ड, सुपरवाइजर बिहेव सपोर्टिवली, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करा गया। फोर्थ, ग्रुप बिकेम फ्रेंडली एंड यूनाइटेड, जब उनको पहले कहा गया कि तुम बात कर सकते हो तो उनका ग्रुप बन गया, उनको एक यूनाइटेड फीलिंग उनके अंदर आई कि भाई हाँ वी ऑल आर जस्ट लाइक अ फैमिली। उसके बाद वर्कर्स फेल्ट हैप्पी एंड रिस्पेक्टेड, उनको रिस्पेक्टफुल फील हुआ, उन्हें रिस्पेक्टेड फील हुआ। और बाद में एक होता है ना कि जब हम कहीं कंफर्टेबल फील करते हैं तो डजेंट मैटर कि हमें ब्रेक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ज्यादा हमें जल्दी छुट्टी हो रही है नहीं हो रही, सो दे ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस नॉट मशीन्स। तो उनको ऐसा ह्यूमन वाली फीलिंग है, ऐसा नहीं लगा कि बस हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से उनका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज ही होता रहा, डिक्लाइन नहीं हुआ। आई होप क्लियर होगा पॉइंट। तो उन्होंने दो की दो ऑब्जर्वेशन करी, एक बार लाइटनिंग की और दूसरी बार में फैसिलिटीज की। दोनों टाइम में एक बार उनको सारी चीजें प्रोवाइड करी, दूसरी बार उनसे वापस ले ली गई, लेकिन दोनों टाइम उनको कोई चेंज नहीं आया, प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनको एज अ फैमिली वाला फील होने लगा, उनको अटेंशन मिली, उन्हें सपोर्ट मिला, उन्हें एज अ ह्यूमन के तरीके से ट्रीट करा गया, नॉट लाइक अ मशीन। क्लियर होती है मेरी बात यहाँ पे? तो दो एक्सपेरिमेंट्स हमने समझ ली, अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की। अब देखिए थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करा, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। देखो नाम से समझ आ रहा है इंटरव्यूइंग मतलब इंटरव्यू लिया होगा, किसका इंटरव्यू लिया वो देखते हैं। कंडक्टेड बिटवीन 1928 से 1930 के बीच में ये हुआ। अराउंड 20,000 वर्कर्स वर इंटरव्यूड, 20,000 वर्कर्स का इंटरव्यू लिया। दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट। ओके, वर्कर्स वर आस्क अबाउट कंपनी की पॉलिसीज के बारे में उनसे बात करी, सुपरविजन, वेजेस, प्रमोशन, इंश्योरेंस एंड जॉब सिक्योरिटी। और उनको बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन सारे पूछे गए कि आपका जो मन में आया आप बात कर सकते हो, जो आप रियली फील करते हो, एक्चुअल में जो फील करते हो वो आप सारी चीजें बताओ। डजेंट मैटर वो अच्छी बात हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता, आपका जेन्युइन ओपिनियन मैटर करता है। तो ये सारी चीजें उनको कही। तो उसके बाद क्या ऑब्जर्व करा गया, वर्कर्स वर नॉट अनहैप्पी ओनली बिकॉज ऑफ मनी। जो लोग थे उनका मेन जो प्रॉब्लम था वो पैसा नहीं था कि हमें परेशानी क्यों है क्योंकि हमें पैसे इतने नहीं मिल रहे, हमें क्यों परेशानी क्योंकि हमारी सैलरी इतनी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम थी क्योंकि कोई उनकी सुनता नहीं था, नो वन लिसन टू देम, उनको अटेंशन नहीं मिलती थी। दे फेल्ट इग्नोर्ड, कि उनको इग्नोर करा जाता है, कोई उनका ध्यान नहीं रखता, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। दे प्रॉब्लम्स वर नॉट अंडरस्टूड, और जो उनकी प्रॉब्लम है वो कोई नहीं समझता। तो ये उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो अनहैप्पी थे, रेदर देन सैलरी और एनी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग। तो ये चीजें ऑब्जर्व करी गई, और इसी के सारी ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर एल्टन म्यू का ये ऑब्जर्वेशन है कि एक एम्प्लॉय के लिए ज्यादातर मैटर करता है उसके रिस्पेक्ट, अटेंशन, ह्यूमन वैल्यूज, रिलेशंस, रेदर देन any materialistic thing including your incentives, money or lightning, anything. Now come to the last one, last experiment उन्होंने क्या करा, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था कि स्मॉल ग्रुप ऑफ मेल वर्कर्स वर सिलेक्टेड, दे वर प्लेस इन अ सेपरेट ऑब्जर्वेशन रूम, अलग से रूम में रखा। देयर जॉब वाज बैंक वायरिंग से रिलेटेड सारा काम था। तो उनको क्या बोला गया कि आपको जो वेजेस मिलेंगे वो आपके ग्रुप के परफॉर्मेंस पे मिलेंगे, इंडिविजुअल के बेस पर आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जो ग्रुप परफॉर्म करेगा
उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। ना वर्कर्स फॉर्म्ड एन इनफॉर्मल ग्रुप, तो उन्होंने वर्कर्स ने क्या करा, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अब कोई और प्रेशर नहीं है, सब कुछ ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने अपने आप बिहाफ पे अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया और उन्होंने ये डिसाइड किया भाई हमें कितना काम करना है, ठीक है, और क्या स्पीड एक्सेप्टेबल रहेगी, कितने जल्दी जल्दी काम करें जिससे कि हमारा ये टारगेट सेट कंप्लीट हो जाए और हमें उस हिसाब से पैसे मिले। तो उन्होंने अपना ग्रुप के रूल्स बना लिए, नॉट कंपनी रूल्स। क्यों? क्योंकि अभी पूरे इंडिपेंडेंट थे कि हमें बस काम करना है। क्यों? क्योंकि कह दिया गया था कि आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस के आपको पैसे मिलेंगे। नाउ वर्कर्स ने क्या करा, ये जो फास्ट वर्कर्स थे उनको डिस्करेज करा कि भाई तू तो बहुत जल्दी काम कर, थोड़ा आराम से कर, क्योंकि तेरे को हर किसी को मैच करना है, साथ मिलकर काम करना है। तो फास्ट वर्कर वर डिस्करेज, स्लो वर्कर्स वर ऑल्सो करेक्टेड कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। तो उन्होंने क्या करा कि जब आप एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक फैमिली वाली वाइब डेवलप हो जाती है कि हमें साथ में करना है। क्यों? क्योंकि जब हम साथ में परफॉर्म करेंगे तभी हमारा गोल जो है वो फुलफिल हो पाएगा, तभी हमें हमारे वेजेस या जो भी है वो सब कुछ मिलेगा। दैट्स वाई आपस में एक इंडिविजुअलिज्म ना दिखा के कॉपरेशन के साथ यहाँ पर काम करा गया। सो नो वन वाज अलाउड टू वर्क टू फास्ट और टू स्लो। तो इससे क्या ऑब्जर्व करा गया, बेसिकली इस सब चीजों से हमने ये ऑब्जर्व करा कि उन्होंने साथ में जब मिलकर काम करा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक है, कम नहीं हुई। एक उनको फैमिली वाली फीलिंग आई, उनको रिस्पेक्टेड फील हुआ, यूनिटी फील हुई। तो इस बिहाफ से, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम लोगों ने यही कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो आउटकम है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज ही है, कोई डिक्लाइन नहीं हुई। ठीक है, सो आई होप आपको ये चारों एक्सपेरिमेंट समझ आ गए हो और जो एल्टन म्यू का माइंडसेट था, जो उन्होंने लास्ट में अपना कंक्लूजन दिया, वो आपको समझ आया हो कि भाई ह्यूमन वैल्यूज मैटर करती हैं मटेरियलिस्टिक चीजों से भी ज्यादा। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पर? नाउ कम टू बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या कह रहा है? एथिक्स आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, एक ऐसे इंडिविजुअल टर्म है जहां पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने एथिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स भी होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसको फॉलो करने चाहिए, वही एथिक्स डिसाइड करवाते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, ओके, नॉट करेक्ट फॉर यू। सो यहाँ पे देखा जाए तो एथिक्स मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स, एक पर्टिकुलर रूल्स हैं, सेट्स प्रिंसिपल्स हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपके असूल हैं कि आपका यही एक चीजें आपको करनी चाहिए, बाकी आप करोगे तो वो गलत होंगी। सो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है। आपका जो बिहेवियरल कंडक्ट होता है ना, कि आपको किस तरीके से, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, वो आपके एथिक्स होते हैं। दैट बिजनेसेस आर रिस्पेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डूइंग बिजनेस, कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इन एथिक्स को फॉलो करो जब भी आप अपने बिजनेस में हो। This helps them in distinguishing between the wrong and the right part of the business. Because of your ethics only, you decide what is wrong for you and what is right for you. Okay? क्योंकि ये पूरे क्या है, प्रिंसिपल्स हैं जो कि होते हैं एथिक्स। एथिक्स मीन्स प्रिंसिपल्स ओनली, आपको बताते हैं, डिसाइड करवाते हैं कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट। बार बार कह रही हूँ, रट जाएगा, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है। अभी तो हमने पता लगा लिया कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, अब वो प्रिंसिपल्स क्या है एक बिजनेस के लिए। ठीक है, सबसे पहला इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ऑलवेज डू द राइट थिंग, हमेशा सही चीज करो। टू नॉट कॉम्प्रोमाइज वैल्यूज फॉर मनी और प्रॉफिट, ये नहीं कि पैसा आता दिख रहा है तो कोई गलत काम कर दो, वो नहीं करना। वो इंटीग्रिटी हमें बताता है, ये ऐसा प्रिंसिपल है। बी ऑनेस्ट इवन अंडर प्रेशर, कि अगर कोई ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है लेकिन आपको कोई भी झूठ नहीं बोलना, कोई भी फरेब नहीं करना, यू नीड टू बी ऑनेस्ट ओनली। एक्शन शुड मैच वर्ड्स, ओके। राइट इज राइट इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, ये नहीं कि कोई देख नहीं रहा, आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा तो जो मर्जी मनाया कर दिया, नहीं। यू नीड टू फॉलो द एथिक्स, आपको अपने एथिक्स पे ही स्टिक रहना, अपने प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है। देन रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, ट्रीट एम्प्लॉयज विद डिग्निटी, जो भी एम्प्लॉयज उनको डिग्निटी के साथ आप ट्रीट करें, सबको इक्वल ट्रीट करें। रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड पर्सनल स्पेस, उनकी प्राइवेसी को, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं, देखा जाए तो अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो आप उसकी पर्सनल स्पेस पे घुस रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं, या आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आप कहाँ गए थे। तो होता है ना कि आपके हर एक पर्सनल, आपके अकाउंट्स पर हर जगह नजर रखना, वो एक सबसे गलत चीज है। वो यहाँ पे बात है रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, कि आप किसी के कंसर्न के बिना उसकी लाइफ में नहीं घुस सकते। यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी।
देन अलाउ फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, ये नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो अपनी बात रख सके, उनको आपको ओपन फ्रीडम देनी है कि आप अपनी जो बात रखना चाहो आप रख सकते हो, बेशक वो आपके हिसाब से गलत हो या ना हो। देन केयर अबाउट एम्प्लॉयज फीलिंग्स एंड वेल बीइंग, आपको उनकी फीलिंग्स की भी कदर करनी है। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, वेरी सिंपल, यू वांट रिस्पेक्ट, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट फर्स्ट। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई इज्जत करे तो आपको भी इज्जत देनी पड़ेगी, और जैसे आप चाहते हो कि मेरे को कोई ऐसे ट्रीट करे वैसे आपको दूसरों को भी ट्रीट करना पड़ेगा। थर्ड वन इज क्या एथिकल प्रिंसिपल है यहाँ पे, आपको समझ आ रहा है कि हम किन की बात कर रहे हैं? एथिकल प्रिंसिपल, ये हमारे बिजनेस के एथिक्स हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं, हमेशा इन्हीं पे स्टिक रहना पड़ता है। कभी आप इससे अलग जाओगे तो आप एक तरीके से देखा जाए तो आप ऑनेस्ट भी नहीं होगे, लॉयल भी नहीं होगे, आप रिस्पेक्ट एंड कंसर्न भी नहीं शो करोगे, तो ये एथिक्स हैं, ठीक है। देन आप देखा जाए इन प्रिंसिपल्स की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने लॉयल्टी देख लिया, नहीं रिस्पेक्ट एंड कंसर्न देखा। लॉयल्टी की बात करें तो बी ट्रस्टवर्दी टू द ऑर्गेनाइजेशन, झूठ नहीं, फरेब नहीं। सपोर्ट टू द कंपनी एंड कलीग्स ऑनेस्टली, सबको अच्छे तरीके से सपोर्ट करना, छलावा नहीं होना चाहिए। डू नॉट मिस यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि कंपनी का पासवर्ड लोगों को फैलाते फिर रहे हो। स्टे कमिटेड टू ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको काम मिला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली उनको अच्छे तरीके से फुलफिल करना आपका काम है। बी फेथफुल टू द पीपल हु ट्रस्ट यू, जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको पे कर रहे हैं, आपका आपकी लाइवलीहुड अर्न करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए तो आपको वफादार रहना बहुत जरूरी है। तो लॉयल्टी इज वफादारी होंगी, ओके। जो वफादार हैं वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और जो ऐसे गद्दारी करते हैं वो फिर कहीं के नहीं रहते। ऑनेस्टी, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। डू नॉट लाई, चीट और मिसलीड अदर, किसी को ये भी मिसलीड भी नहीं करना कि किसी और को तो गलत काम करवा रहे हो और खुद बच रहे हो, तो वो भी नहीं। शेयर, कनेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, हमेशा क्लियर इन्फॉर्मेशन को करेंगे जिससे कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एडमिट मिस्टेक्स ओपनली, अगर कोई गलती करी है तो मान लो, ये नहीं कि भैया गलती हो गई तो छुपा रहे हो उस चीज को, नहीं, मान लो। ट्रुथ बिल्ड्स ट्रस्ट, जहां सच्चाई होगी वहां विश्वास होगा, वेरी इंपॉर्टेंट मैन, एंड यू शुड रिमेंबर दिस। ये लाइंस मैंने लास्ट में लिखी जिससे कि आपको हर प्रिंसिपल का लाइन से ही मतलब समझ आ जाए और अपने आप पॉइंट बना लो, क्योंकि थ्योरी में क्या है, अगर समझ आ गया, एक की पॉइंट मिल गया, एक की लाइन मिल गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी थ्योरी को एग्जैजरेट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में 15 मार्कर में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना बनता है, एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस लिखना बनता है तब। तो इसलिए आई एम सेइंग कि हर चीजों को समझो ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखो। फेयरनेस, ट्रीट एवरीवन इक्वली, हर किसी को इक्वली ट्रीट करो, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो फेवरेटिज्म, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, वेदर दे बिलोंग टू एनी ऑफ द कम्युनिटी, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, कुछ भी हो, ठीक है। यू नीड टू treat each and every individual equally, okay? Decision should be just and unbiased, unbiased कभी भी नहीं होना, same rules for everyone, okay? Fairness का मतलब ये हो गया। आई होप आपको जितने भी हमारे बिजनेस एथिक्स हैं ये अच्छे तरीके से क्लियर हो, एंड अगर आपको ये समझ आए हैं तो आपको सिर्फ समझना नहीं है, इनको आपने आगे जाके अपनी लाइफ में भी लेकर आना है, क्योंकि आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम ईयर्स यू विल बी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो दैट्स अ मेन पॉइंट, सिर्फ समझने के लिए सब्जेक्ट नहीं है, इसको हमें अपनी रियल लाइफ में भी लेकर आना है। सो आपके भी ये एथिक्स होने चाहिए। कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखिए, आप जिस जगह काम करते हैं आपको उनके प्रति भी एक कर्तव्य हो जाता है। आपको सोसाइटी क्या प्रोवाइड कर रही है? वर्कर्स प्रोवाइड कर रही है, आपको रेवेन्यू जनरेट करके देती है, साथ ही साथ आपको लैंड प्रोवाइड कर रही है, तो ये सारी चीजें आपको सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो आप सोसाइटी को ही तो सर्व कर रहे हो, बेशक आप प्रोडक्ट्स दो, सर्विसेज प्रोवाइड करो, जितनी भी मेहनत अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हो वो सोसाइटी के लिए कर रहे होते हो। तो एक आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस के ऊपर। वाई सो? बिकॉज यू आर यूजिंग सो मेनी रिसोर्सेज ऑफ योर सोसाइटी, दैट्स वाई देयर इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव एंड टेक चलता है हमेशा। तो बिजनेस हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, इसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। इट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ओनली प्रॉफिट। आपका सारा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान लोगों के वेलफेयर की तरफ, अपनी सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ भी होना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट एक्ट इन अ वे दैट बेनिफिट सोसाइटी। You should not focus always on your business profit. You should focus on your society as well. बिजनेस शुड बैलेंस प्रॉफिट प्लस पब्लिक वेलफेयर, दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दोनों में से किसी भी ग्रोथ को हैम्पर नहीं होनी चाहिए, किसी की भी ग्रोथ। देन बिजनेस एग्जिस्ट
फॉर सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर ओनर्स। जो बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ओनर के लिए नहीं। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो कैसे बिजनेस चलाओगे, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये चीज यहाँ पे इसलिए लिखी गई है। नाउ देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी बिजनेस की टुवर्ड्स द सोसाइटी। सबसे पहला, कम्युनिटी एंगेजमेंट, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं, हॉस्पिटल खुलवाना, स्कूलिंग, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, बिकॉज आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वापस सोसाइटी में उनको भी हेल्प करना आपका काम है। देन एम्प्लॉय वेलफेयर, इंश्योर फेयर वेजेस। जो भी आपके यहाँ काम करते हैं उनको अच्छा आप उनके काम के हिसाब से पे करें, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज दें ग्रोथ की, ये भी आपका कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट्स दे रहे हो उनको, तो वो आपके अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए और अच्छी सर्विसेज हो, अगर सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हो, जिससे कि कस्टमर की सेफ्टी हो, उनकी सेटिस्फैक्शन, ये चीजें मैटर होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। जो आपके स्टेक होल्डर्स है, अपने बिजनेस के प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हर चीज बताओ, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। देन फिलेंथ्रोपी, कंट्रीब्यूट टू सोशल कॉजेज एंड सपोर्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनपीओ हैं, जो आपके नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं, जिसमें आपके ये ऑर्फनेज वगैरह आते हैं, इनको आपको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। फेयर ट्रेड, engage in fair trade practices, ensuring fair treatment of suppliers and producers। सबके साथ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कहीं भी कोई भी इलीगल काम नहीं करना, जो भी करना है अपनी लॉ के हिसाब से और तरीके से करना है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, प्रमोट अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस एनवायरमेंट। जो भी लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, तो उनके साथ आपको डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हुए अच्छे तरीके से एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट बनाना है, जहाँ पे हर कोई इक्वली ट्रीट होता हो। कंप्लायंस, अडेयर टू लीगल रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आप अपने जो लॉज हैं उन्हीं के ऊपर स्टिक रहेंगे, कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ हमारी सेकेंड यूनिट, जो कि काफी लेंदी यूनिट थी, अच्छे तरीके से कवर हो गई होगी। हमने सारे कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से समझे हैं, एफडब्ल्यू टेलर के, देन आपका हेनरी फ्योल, देन एल्टन म्यो, उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करा है। कोई भी पॉइंट यहाँ पर हमने नहीं छोड़ा। सो आई होप आपको चीजें समझ आई हो और अब आपके लिए मुश्किल ना हो यूनिट सेकंड को कंप्लीट करना। आई होप आपको ये एग्जाम में जब आप लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स कवर करोगे और ये सारे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। एग्जाम्पल है तो थ्योरी अपने आप बना लोगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो ये वन शॉट सेकंड यूनिट की, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आप और अच्छा परफॉर्म करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, एंड मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।